हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा इसे वॉच करेंगे तो पूरी गारंटी कि आपको अच्छे से समझा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो पूरे किताब का निचोड़ है बहुविकल्पीय प्रश्न, पूरे वीडियो में जो है मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में ही बताऊँगा। वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। आपके जानकारी के मुताबिक बता दें कि आपका जो सिलेबस है 2024 में यानी 23-24 में नया है, पूरी तरह से पूरा चेंज हुआ है। तो आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा ये आपको नहीं पता है। तो इसलिए आपको थोड़ा बारीकी से डिटेल में समझने की कोशिश करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हर चैप्टर में जो बहुविकल्पीय सवाल दिए गए हैं उन सबको मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन 1 है और चैप्टर भी 1 है। ठीक है, यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति में कौन सा विशिष्ट गुण होना चाहिए? तो अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, ठीक है, कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसके अंदर कौन सा ऐसा विशिष्ट गुण होना चाहिए ताकि वो काम कर सके। अच्छा, देखते हैं कौन सा गुण होना चाहिए। क्या व्यक्ति के अंदर शिक्षा होना चाहिए? ध्यान रखेंगे यहाँ पे विशिष्ट की बात कही गई है। विशिष्ट का मतलब होता है कोई विशेष क्वालिटी होना। जैसे कोई आपके क्लास में ऐसा होगा जो पढ़ने में बहुत तेज़ होगा, कोई ऐसा क्लास में आपके होगा जो ड्राइंग बनाने में बहुत अच्छा होगा, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, जिसका जो है कोई और स्किल में बहुत उसका जो है मन लगता होगा। तो उसका जो उसके अंदर जो गुण है वो कैसा है, कुछ विशेष है, कुछ विशिष्ट बातें हैं उसके अंदर, है ना। तो ही आपको समझना है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके अंदर कार्य करने की जो क्षमता है वो विशेष गुण प्रकट करता है। तो शिक्षा होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक विशेष क्वालिटी होगी। ठीक है, अगर आप किसी अनपढ़ व्यक्ति से मिलिए और उससे बात करिए, उसका तरीका देखिए, और किसी भी जो है पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करिए, उसका बात करने का तरीका देखिए, दोनों में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। तो विशेष में आपको विशेष गुण में शिक्षा पहला हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा, परिश्रम। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जो है मानसिक रूप से परिश्रम करे चाहे शारीरिक रूप से, दोनों तरफ से परिश्रम करना होता है। तो उसके अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है। अगर वो शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से, चाहे जैसे वो परिश्रम करे, लेकिन परिश्रम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है प्रतिभा या कौशल। प्रतिभा या कौशल का मतलब होता है उसके अंदर एक ऐसी कोई स्किल हो। जैसे आप में बहुत सारे ऐसे गर्ल्स होती हैं जिनको मेहंदी लगाना बहुत अच्छा आता है, जिनको डिज़ाइन ड्राइंग वगैरह बनाना बहुत अच्छा आता है, जिनको सिलाई कढ़ाई आता है। तो उनके अंदर क्या है, एक प्रतिभा है, एक कौशल है, कुछ विशेष कौशल है। सबके अंदर कला नहीं होती है मेहंदी लगाने की, सबके अंदर जो है कला नहीं होती है बढ़िया से बढ़िया जो है गुलदस्ते वगैरह या फिर और बहुत सारे ड्राइंग वगैरह होते हैं उन सब बनाने की, है ना। तो प्रतिभा ये सब क्या है, एक विशिष्ट गुण को प्रकट करता है। ये जितनी बातें यहाँ पे तीनों पॉइंट लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये सभी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है कि यहाँ पे नहीं ये वाला होगा कि ये वाला होगा। ये तुक्का मारने वाली कोई नौबत ही नहीं आती है। ठीक है, अब मैं आपको छोटा सा आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, देखिए, याद करने के लिए छोटा सी ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सेकंड में आप किसी भी बहुविकल्पीय सवाल का आंसर दे सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं, किसी भी नहीं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन सवालों का जवाब आप 1 सेकंड में जवाब दे सकते हो। कैसे? जब किसी भी 99%, ध्यान रखेंगे मैं 99 बोल रहा हूँ, 100% नहीं बोल रहा हूँ, 1% जो है मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 99%। जब किसी भी बहुविकल्पीय प्रश्न का ऑप्शन डी वाला ऑप्शन ये सभी लिखा हो तो समझ जाना कि 99% वो डी वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है। ठीक है, मैं 1% ना कह रहा हूँ क्योंकि 1% में कभी भी होता है कि हाँ दिया रहता है लेकिन आंसर दूसरा होता है। ठीक है, तो इसलिए 99% बोल रहा हूँ। तो आप ये मान के चले कि ज़्यादातर प्रश्न जो होंगे वो आपके डी वाले ऑप्शन, अगर ऐसा आता है कि ये सभी, तो मान लीजिए वो सभी सही होगा। ठीक है, आई होप ट्रिक आपको समझ में आया होगा और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है। जो काम है, कार्य यानी काम, ठीक है, ये काम जो है व्यक्ति को क्या प्रदान करता है। अगर कोई आप काम करते हो, कोई भी काम, एनीवन, अगर कोई भी आप काम करते हो तो उस काम के द्वारा आपको क्या प्रदान होगा, आपको क्या मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अगर काम करोगे, है ना, तो सबसे बड़ी आपकी पहचान होगी। कोई भी इंसान हो, चाहे गलत काम करता हो चाहे सही काम करता हो, लेकिन उस काम के बदौलत ही उसकी पहचान होती है। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ होती है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है काम के आधार पे उस व्यक्ति की पहचान होगी। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पहचान होता है तब जाके नाम होता है, क्योंकि आपकी तस्वीर होती है, जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है, जो भी बनावट होती है, जैसे जो लोग होते हैं वो उनकी पहचान ही होती है। इसके बाद दूसरा आता है नाम, ठीक है। तो पहला कोई व्यक्ति काम करता है तो पहले पहचान होती है, फिर नाम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर कोई व्यक्ति काम करता है, अगर आप कोई काम करते हो तो आपको उस काम करने के बाद कितना संतुष्टि महसूस हुआ, कितना संतोष आप हैं। जैसे आपने बोर्ड पेपर में अपना टारगेट बनाया कि मुझे 90% अचीव करना है, ठीक है। मैं दुआ करता हूं कि आपका 90% आ जाए, मैं पूरी मेहनत करूंगा आप सभी के लिए कि आपका 90% आ जाए। मान लेते हैं कि आपका 90% आ गया, तो क्या अगर आपने जो टारगेट बनाया है उससे आप अचीव कर लेंगे तो क्या आप संतुष्ट होंगे कि नहीं संतुष्ट होंगे? बिल्कुल संतुष्ट होंगे, है ना, क्योंकि आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया, तो संतोष होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल संतोष जरूर होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। और मैंने ट्रिक आपको बताया था कि जब डी वाला ऑप्शन ये सभी दिखाई दे तो आंख बंद करके आप वही मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे आपको समझाना था कि क्वेश्चन का आंसर कैसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि रट्टा मारा मैं सिखाता नहीं हूं, मैं अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता हूं, समझने पे ज़्यादा फोकस करता हूं। अगर आप समझ के क्वेश्चन जो है याद करोगे तो आपको गारंटी कभी भूलेगा नहीं और जन्म जन्मांतर तक आपको याद भी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कार्य धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता हो वह होता है, वह क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है अगर वो धन कमाने के उद्देश्य से काम करता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? ठीक है, जैसे देखिए क्या कहलाएगा? नौकरी कहलाएगा, लालसा कहलाएगा, मनोरंजन कहलाएगा या उत्प्रेरक कहलाएगा? तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा नौकरी कहलाएगा। क्यों नौकरी कहलाएगा? अगर आप जो है धन कमाते हैं, ठीक है, धन कमाते हैं मतलब कार्य करते हैं धन कमाने के लिए, तो चाहे आप प्राइवेट काम करें चाहे आप गवर्नमेंट काम करें, काम तो कर रहे हैं ना, और काम के बदले फिर क्या मिल रहा है आपको? धन मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है चाहे आप प्राइवेट नौकरी करें चाहे गवर्नमेंट नौकरी करें, नौकरी तो कर रहे हैं ना, तभी तो धन मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौकरी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप आंसर को समझने की कोशिश करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं और आपको अच्छे समझ में आ भी जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की अधिकतम जनसंख्या मुख्य व्यवसाय क्या है? इसका आंसर सभी को पता होगा कि भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? सबसे ज़्यादा निवास करती है गाँव में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा, क्योंकि गाँव के लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर कृषि करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, मनुष्य के लिए जीविका से तात्पर्य, मनुष्य के लिए जीविका से तात्पर्य क्या है? इसका प्रश्न यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये सभी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, मैंने ट्रिक बता दिया है, तो ये सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप समझना चाहते हैं तो आप आराम से जो है इसको समझ सकते हैं कि मनुष्य के लिए जीविका से तात्पर्य क्या है। जैसे देखिए लिखा है कि जीविका के आधार पर जीवन शैली निर्धारण करना, तो जाहिर सी बात है जैसे जिसकी जीविका होगी वैसे उसकी जीवन शैली होगी। भाई अगर मान लो कोई 10,000 कमाता है, ठीक है, कोई 10,000 कमाता है, कोई जो है 1 लाख कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, तो इन दोनों में जीवन शैली सबसे अच्छा किसकी होगी? जो 1 लाख कमाता है। 10,000 कमाने वाला तो भाई 10 गुना ज़्यादा वो 1 लाख वाला कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है 1 लाख वाले की जीवन शैली अच्छी होगी, ठीक है। आगे देखिए, एक साधन तथा व्यवसाय। एक साधन तथा व्यवसाय का मतलब ये है यहाँ पे कि मनुष्य के लिए जो जीविका है वो एक साधन के रूप में काम करती है और उसका एक व्यवसाय बन जाता है, ठीक है। आगे है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन। बिल्कुल मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो जाती हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी गा हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, जीवन कौशल है, जीवन कौशल क्या है? ये बात को समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गा वाला ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे क्षमताएं जो व्यक्ति के लिए अनुकूल एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। जीवन कौशल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे। जीवन कौशल है, कौशल का मतलब होता है स्किल, ठीक है। आपके अंदर कोई एक स्किल है, कोई एक कौशल है। जीवन भी एक कौशल है, जीवन एक कला है, जीवन जीने की कला है। जीवन बहुत लोग होते हैं जो अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं, दुख में, बहुत सारी ऐसे गमों में अपने जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन जीने की भी कला होनी चाहिए और सबके अंदर वो नहीं होती है। तो कह रहा है वे क्षमताएं जो व्यक्ति के अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक होती हैं। तो जीवन जो होता है हमेशा जो आप पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें कि आपके जीवन जो भी है अच्छा है। क्योंकि लोग दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो दूसरे की जो सुखी है उसको देखकर खुद अपने आप को दुखी कर देते हैं। तो आप जो भी हैं, जैसे भी जिस हाल में हैं, बस आप यही करिए, दुआ करिए ऊपर वाले से कि मैं जैसे हूँ
अच्छे से हूँ और आप मुझे दुआ करिए कि मैं और अच्छे से अपना जो जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकूं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है दिया गया है, निम्नलिखित में से नैतिक कार्यवाही कौन सी है? नैतिक कार्यवाही जो है कौन सी है? तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा गा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैंने शुरू में आपको बताया था 99% जो है वही सही माना जाता है, 1% मिस्टेक कभी कभी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन दिया है गा वाला, इसमें ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, रीजन क्या है मैं आपको रीजन बताता हूँ, कारण क्या है क्यों डी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए नैतिक कार्यवाही का मतलब क्या होता है, नैतिक शिक्षा आप लोग पढ़े होंगे, आपको आचार विचार व्यवहार बोलने का खाने पीने का सब कुछ आपको नैतिक शिक्षा सिखाई जाती है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि कर्मचारी को शोषण करना चाहिए। क्या नैतिक कार्यवाही में हमें नैतिक ही सिखाता है कि लोगों को शोषण करना चाहिए, कर्मचारियों का शोषण करना चाहिए? क्या हमें यही समाज सिखाता है? क्या नैतिक हमें यही सिखाता है? नहीं, ये नहीं सिखाता है। तो ये आंसर नहीं होगा। बोला नैतिक कार्य कौन सा है, वही आपको बताना है। वस्तुओं में मिलावट, अगर कोई व्यक्ति है जो सामान बेच रहा है, जैसे एक दूध वाला है, दूध वाला पानी मिला के बेच रहा है, तो क्या ये नैतिक है? क्या वो नैतिकता है? बिल्कुल नैतिकता नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए तीसरा देखिए, उपभोक्ताओं के साथ ईमानदारी से लेन देन करना, क्या ये सही है? बिल्कुल यही सही होगा। क्यों सही होगा, उसके पीछे रीजन क्या है? आप हम सब क्या है, एक उपभोक्ता हैं, और जब किसी दुकान पे जाते हैं, अगर वो दुकानदार आपसे लूट ले, ठीक है, आपको जो है महंगा सामान दे दे, या फिर जो है आपको जैसे मान लो कोई वस्तु है, आप सामान कपड़ा खरीदने गए हो, तो कपड़ा जो है मान लो 1000 रुपये का है, ठीक है, 1000 रुपये का वो कपड़ा आपको 1500 रुपये में दे रहा है, ठीक है, तो क्या आप दोबारा उस दुकान पे जाना चाहोगे? जो बार लूट जाओगे, आपको लूट लिया है, कपड़ा में पैसा ज़्यादा ले लिया है, तो क्या आप दोबारा जाना चाहोगे? दोबारा नहीं जाओगे। दूसरी बात ये है कि अगर कोई दुकानदार आपसे ईमानदारी से काम करता है, अगर मान लो 1000 रुपये का सामान है तो आपको वो 800 रुपये में दे देता है, तो आप खुश हो जाओगे। देखिए फ़ायदा दुकानदार को भी होगा और फ़ायदा आपको भी होगा, और ईमानदारी से वो काम कर रहा है, तो दोबारा आप उस दुकान पे फिर जाओगे, दोबारा दुकान पे आप फिर जाओगे, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सामान्य में संतुष्टि, व्यवहारिकता, सामूहिक और सहभागिता सिद्धांत क्या है? सामान्य में मतलब तालमेल बनाना, जैसे कि मान लो कि हम सभी यही चाहते हैं, हम सब की मानसिकता यही होती है कि सभी समाज में कैसे हैं, लोग बराबर हैं, ठीक है, समन्वय यानी तालमेल बना रहे, अच्छे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। संतुष्टि, संतुष्टि का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आप खाना खाए, खाना खाने के बाद आपको संतुष्टि मिली, तो वो क्या है? संतुष्टि हो गया। व्यवहारिकता, व्यवहारिकता का मतलब यह है कि आपका व्यवहार समाज में सबसे अच्छा है, ठीक है। सामूहिक, सामूहिक का मतलब ये होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम, तो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम मतलब ये क्या होता है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो किस में करें? समूह में करें। किस में? समूह में करें। तो जब समूह में करेंगे तो वही समूह से सामूहिक बनता है, ठीक है। सहभागिता, सहभागिता मतलब जो है साथ में जो है काम करना, या फिर जो है कह सकते हैं सहभागिता मतलब कि साथ में भागीदारी होना, ठीक है, साथ में भागीदारी होना। तो क्या बताना चाहता है ये सिद्धांत, जो यहाँ पे पॉइंट लिखे गए, क्या बताना चाहता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये सब बताना चाहते हैं कार्यक्रम नियोजन के। कार्यक्रम नियोजन के मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब ये होता है कि समन्वय, संतुष्टि, व्यवहारिकता, सामूहिक, सहभागिता, ये सब काम जो है वो सब काम हमें जो है योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। नियोजन का मतलब होता है किसी काम को योजनाबद्ध तरीके से करना, नियोजन कहलाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा परिवार नियोजन का, ठीक है, परिवार नियोजन का। तो परिवार नियोजन का मतलब ये होता है कि परिवार को बढ़ाना योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है। जैसे एक बच्चा हुआ, ठीक है, एक बच्चा हुआ तो एक बच्चे के दूसरे बच्चे जब होंगे तो उसमें जो है 5 साल का कम से कम गैप होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है यही मान लो 2024 में किसी को जो है बच्चा हुआ, इसके बाद जो है 2025 में फिर किसी को हो गया, उसी को हो गया, मतलब जिसको हुआ फिर उसी को 2025 में हो गया। तो ये नियोजन नहीं है, ये प्लानिंग नहीं है, ठीक है, ये बिना प्लानिंग के हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें नियोजन का मतलब ये होता है कि हम किसी काम को योजनाबद्ध तरीके से करें, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कार्यक्रम नियोजन। और इस सब जो संबंधित है किससे? कार्यक्रम नियोजन से। आगे दूसरे चैप्टर से देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति को प्राप्त पोषण तथा उसके स्वास्थ्य में
अब यहाँ पे डैश दिया है तो उसके स्वास्थ्य में क्या जो है बदलाव हो सकता है, क्या संबंधित है, उसके बारे में बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति जैसा खाएगा, ठीक है, जैसा भी पोषण प्राप्त करता है, जैसे ये खाता है, तो क्या उसका स्वास्थ्य भी वैसे होगा? बिल्कुल वैसे होगा। बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जिनको चाट, चाउमीन, फुल्की ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये फास्ट फूड वगैरह जैसे आप खाते हो, तो क्या जो भी आप पोषण कर रहे हो, क्या आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो व्यक्ति जैसा खाता है, जो भी पोषण करता है, उसके स्वास्थ्य में जो है घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नैदानिक पोषण का महत्व जुड़ा है। तो नैदानिक पोषण ये क्या होता है, पहले तो ये आपको समझना है, फिर इसके बाद बात करेंगे आगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, नैदानिक पोषण का मतलब ये होता है, जैसे किसी व्यक्ति को मान लो बीमार है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको जो है पत्ते वाली खिचड़ी दीजिए, या फिर वो वाला जो है कोई अरहर का दाल दीजिए। ऐसे मतलब कोई जो है उनको जो खाने पीने का है उस पे पोषण पे जो है कुछ ना कुछ रुकावट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नैदानिक पोषण में यही आता है कि जो रोगी है, रोगी के क्षमता के अनुसार जैसा भी रोगी हो उसके वैसा भोजन देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो नैदानिक पोषण इसका महत्व जुड़ा है किससे? जीवन शैली से जुड़ा है। सिंपल सी बातें हैं, जैसे आप भोजन करोगे वैसे जो है आपकी जीवन शैली होगी। आहार स्थिति से जुड़ा है, बिल्कुल जैसा आहार लोगे। रोगी से जुड़ा है, यानी रोगी जैसा उसको भोजन डॉक्टर ने कहा है कि खाने के लिए, अगर वैसा पोषण कर रहा है तो नैदानिक पोषण है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, रोगी को भोजन देने से सबसे उत्तम तरीका कौन सा है? यहाँ पे अगर कोई रोगी है, भोजन देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन है अंतःशिरा द्वारा, या फिर जो है मुंह द्वारा, या फिर जो है नाली द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंह द्वारा, ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर यानी शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक बल का वर्धक होता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर मनुष्य पौष्टिक आहार लेता है तो उसके शरीर में कुछ वृद्धि होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। क्या उसका मानसिक विकास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मनोवैज्ञानिक धारणा उसके अंतर्गत विकसित होगी। मनोवैज्ञानिक का मतलब ये है कि जितना खाना आपको खाना है उतना खाइए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, एक थरिया भर लेंगे, थरिया मतलब एक थाली भर लेंगे और पूरा जो है अच्छे से एक ही टाइम पे खाना खाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति ये कहती है कि अगर आपको भूख लगी है तो एक साथ भरपेट नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आप चाहे 3 टाइम में खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, एक साथ जो है भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, ये वैज्ञानिक पद्धति कहती है। इसके बाद कहा है नैतिक बल। नैतिक बल मतलब ये हो कि आपके मानसिक में, आपके शरीर में जब विकास होगा, बदलाव होगा, तो आपका जो है नैतिकता वो पूरी तरह से अच्छी होगी। आपका सब कुछ, आपको स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौष्टिक भोजन। अगर पौष्टिक भोजन मनुष्य को मिलता है तो शारीरिक मानसिक विकास होता है। इसके आधार पे मनोवैज्ञानिक पद्धति उसके अंदर विकसित होती है और सब कुछ जो अच्छा रहता है तो जाहिर सी बात है उसकी नैतिकता उसके अंदर आनी ही आनी है। अगला सवाल देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि हरी सब्जियाँ, साग भाजी, जड़दार सब्जियाँ, सूखे मेवे, शर्करा और वसा आगे डैश करके बताया गया कि क्या प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, हरा सब्जी खाता है, साग भाजी खाता है, जड़दार सब्जियां खाता है, सूखे मेवे, शर्करा वगैरह खाता है और वसा लेता है, तो उसको क्या प्रदान होता है? इसमें राइट आंसर जो है शरीर को शक्ति प्रदान होती है। शरीर को शक्ति प्रदान क्यों होता है? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, लोग क्या कहते हैं, पूरी दुनिया ही कहती है कि हरी साग सब्जी खानी चाहिए, जिससे क्या होता है, इंसान को शक्ति मिलती है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिखा है शरीर दुर्बल हो जाता है, बनाते हैं। क्या हरी साग सब्जियां शरीर दुर्बल बनाते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। शरीर को शक्ति नहीं प्रदान होता है। क्या शक्ति नहीं प्रदान होता है? बिल्कुल गलत बात है ये। शरीर को जो है सहारा देते हैं, शरीर को सहारा देते हैं। भैया कोई डंडा नहीं है जो सहारा देगा, है ना, बल्कि क्या होगा, अंदर से शक्ति प्रदान करता है, अंदर से इंसान मजबूत है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऊपर से तो बहुत खूबसूरत लगते हैं लेकिन अंदर से बीमारी भरी पड़ी है। तो ऐसे लोग नहीं, सहारा नहीं देना है, अंदर से ताकत देनी है। तो ये सब क्या देते हैं? ताकत देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं।
ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एक समय के आहार में पोषक तत्वों की कमी को आहार पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समय के आहार में पोषक तत्वों की कमी के आहार को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। आप एक समय जो आहार ले रहे हैं उसमें जो पोषक तत्व की कमी है उसको दूसरे समय में आप जो उसको पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भर पेट के साथ खा लें और आपको लगे कि भैया इसी में सारा पोषक तत्व मिल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगी आपके हिसाब से। ठीक है, आपके हिसाब से क्या, सबके हिसाब से। तो दूसरे समय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रत्येक दिन के आहार में कोष्ठबद्धता दूर करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है रफीस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पोषण संबंधी कार्यक्रम। पोषण संबंधी कार्यक्रम, ये इसमें सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी, 1917 में। छोटा सा आपको एक ट्रिक बता दे, ध्यान रखेंगे। देखिए पोषण अगर आपका सही होगा, ठीक है, तो आपको किसी से खतरा नहीं होगा। पोषण आपका सही होगा यानी आपका खान पान अगर आपका अच्छा होगा तो आपको खतरा किसी से नहीं होगा। खतरा नहीं होगा तो 2017 में, इसीलिए जो है यहाँ पे खतरा 2017, ठीक है, खतरा आज 2017 में क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, जब ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आपको कुछ करना नहीं है। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, देखिए पोषण में अच्छा होगा तो किसी से खतरा नहीं होगा। खतरा यानी 17, ठीक है, खतरा यानी 17 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 2017 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर तुक्का मारेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। यहाँ पे देखिए ये सभी वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो है डाउट है। डाउट क्या है, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा है क्या, अच्छे स्वास्थ्य, क्या अच्छे स्वास्थ्य बढ़ावा देते हैं कुपोषण का, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। अल्पोषण से क्या अच्छा स्वास्थ्य बनता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ये सभी तो हो ही नहीं सकता है। देखिए जन कल्याण पोषण यानी जन स्वास्थ्य पोषण भी कह सकते हैं इसको। जन स्वास्थ्य पोषण का जन मतलब क्या होता है, लोग होते हैं, ठीक है, लोग। जन मतलब लोग, और लोगों के स्वास्थ्य जैसा जिसका हेल्थ है, जैसे बच्चे होते हैं, फिर इसके बाद वयस्क होते हैं, फिर इसके बाद वृद्ध होते हैं, मतलब इस प्रकार से जो कैटेगरी होती है उनको जैसा वो व्यक्ति है अगर उस हिसाब से उसको पोषण दिया जाए तो उसका जो है स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन स्वास्थ्य पोषण। क्यों ये सभी नहीं होगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट भी ना हो। अगला प्रश्न है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी से हाईलाइट कर लीजिए। प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या दिखाता है, मतलब इसका फुल फॉर्म जो है यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, विश्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य का क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं, ठीक है, हेल्थ कहते हैं। संगठन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो पूरा नाम क्या है, WHO, इसको बोलते हैं WHO, ठीक है, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन अगला देखते हैं, स्वास्थ्य देखभाल तृतीय स्तर का संस्थान है। तो यहाँ पे ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर होगा ये भी जान लीजिए। ये क्षेत्रीय अस्पताल, जो हमारे जो अभी कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी होती तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, अपने नज़दीकी क्षेत्रीय अस्पताल में जाते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से रेफ़र कर देते हैं किसी विशिष्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई विशेष जो है जो VIP होते हैं, ठीक है ना, विशिष्ट हॉस्पिटल बताया गया है। या फिर जो है एम्स जो दिल्ली में है तो वहाँ पे लोग जाते हैं जहाँ लोग बड़े लोग इलाज कराते हैं। तो इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य की देखभाल का जो तीसरा स्तर है वो तीसरा स्तर जो है या संस्थान कर सकते हैं, इसमें ये सभी हो जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। चैप्टर 4 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको भी देख लेते हैं। गन्ने से शक्कर बनाना होता है तो फिर क्या इसमें दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए गन्ने से जब शक्कर बनता है, गन्ने से तो पहले गुड़ बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, गुड़ बनेगा। लेकिन गुड़ तो जो होता है भूरा काला ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। तो अगर आपने गन्ने से गुड़ बनते देखा होगा तो वो चीनी जो है यानी शक्कर जो बनेगा, चीनी जो बनेगा, चीनी तो पूरी तरह सफ़ेद हो जाता है। तो कैसे सफ़ेद होता है, देखिए अगर आप चीनी मिल में जब जाओगे ना, अगर भविष्य में कभी मौका मिले आपको जाने का, नहीं मिले तब भी समझ लीजिए यूट्यूब पे देख सकते हैं कि गन्ने से जो है शक्कर या गुड़ चीनी कैसे बनता है, चीनी कैसे बनता है और चीनी सफ़ेद कैसे हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे इसमें केमिकल वगैरह मिलाए जाते हैं, रासायनिक खाद्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, तब जाके वो काला से सफ़ेद होता है,
ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है सांवले होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में काले होते हैं, ठीक है। तो जब उनकी शादी होती है तो शादी में जब बढ़िया से उनका जो है प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर मतलब समझ जाइए, और जब उनकी जब मतलब ब्यूटिशियन जब की जाती है, तो जब ब्यूटिशियन किया जाता है तो काले से जो है थोड़ा सा वाइट में आ जाते हैं। फिर पता नहीं चलता यार वही लड़की है कि वही लड़का है या फिर दूसरा कोई है। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब ये कि मेकअप के जरिए जो है इंसान बदल जाता है। तो उसमें क्या लगाए जाते हैं? सौंदर्य प्रसाधन क्रीम वगैरह लगाए जाते हैं। ऐसे ही गन्ने से जब शक्कर बनता है तो गन्ने से शक्कर बनाने के लिए रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके भैया सफ़ेद बनता है, नहीं तो फिर क्या रहेगा? वो काला ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों को बांटा जाता है। ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो भौतिक परिवर्तन लाते हैं, रासायनिक परिवर्तन लाते हैं, जैविक परिवर्तन लाते हैं। तो इसमें ये राइट आंसर सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, खाद्य विज्ञान जो है शामिल है, तो ये सभी जो है इसमें सभी हो जाएगा। पाक कला, कृषि विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जो खाना होता है इससे आप टिफिन लेकर जाते हैं स्कूल में, तो आप जो है बंद करके टिफिन होता है उसमें बंद करके लेकर जाते हैं। ऐसे इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1810 में जो है शुरुआत हुई थी, और मुंबई में बहुत ज़्यादा चलता है ये। जो है मुंबई में जो बहुत सारे जो ऑफिस वगैरह होते हैं उसमें जो है उनके खाने जो है वो डब्बे में पैक करके जो है वो लेकर जाते हैं, और काफ़ी जो है बड़े क्षेत्र में जो है चलता है डिब्बा बंद खाना, ठीक है। तो 1810 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, एक दिन में खराब हो जाने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? सभी जानते होंगे एक दिन में भी दही और जो है दूध, मांस जो है ये खराब हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है यहाँ पे दिया गया 1 वर्ष तक खराब ना होने वाला, ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चावल दाल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, भोज्य पदार्थों को नष्ट करने की मुख्य सूक्ष्म जीव कौन सी है? ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भोज्य पदार्थ जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, वो सब जीवाणु, ईस्ट और कवक से जो है कहीं कहीं वो प्रभावित होते हैं, नष्ट होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ जो है हिमशीतत मटर क्या होता है? हिमशीतत, यहाँ पे देखिए जो है हिमशीतत मटर होता है, जब कभी इसमें देखिए ये सभी वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। जब कभी जो है मटर का सीज़न नहीं होता है, तो जब शादी ब्याह होती है तो मटर पनीर बनाना होता है, तब भी मटर मिल जाता है। तो मटर कैसे मिलता है देखेंगे, उसमें पन्नी में पैक रहता है, पॉलीथीन में पैक रहता है, उसमें जो है मतलब फ्रिज में रखा जाता है, उसमें बर्फ़ में जमा रहता है वो। तो हिमशीतल मटर मतलब ये होता है, ये खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सुरक्षित खाद्य होता है, और जो है ये जो है हिमशीतल मटर होता है, ठीक है। तो उसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कम सोडियम वाला नमक, तो चिकित्सीय खाद्य जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कम सोडियम वाला नमक जो है चिकित्सीय खाद्य, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैप्टर 5 से जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको भी फटाफट देख लेते हैं। आपका ये मैराथन वीडियो है, तो आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको थोड़ा सा पूरा वॉच करना ही पड़ेगा। खाद्य पदार्थों से संबंधित संकट हो सकता है, खाद्य पदार्थों से संबंधित क्या संकट हो सकता है भैया, यही समझना है। क्या भौतिक संकट हो सकता है? बिल्कुल। क्या जैविक संकट हो सकता है? बिल्कुल। क्या रासायनिक हो सकता है? बिल्कुल। तो इनमें से जो है कोई एक या सभी, तो इनमें से कोई एक, सभी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसमें सही हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य पदार्थों में भौतिक संकट उत्पन्न हो सकता है, तो इसमें ये सभी हो सकता है। बाल गिरने से, कीट के अंश गिरने से, लड़की गिरने से, लड़की गिरने से, ये कैसा आंसर हो जाएगा इसमें? सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये लड़की नहीं है बल्कि ये भैया है लकड़ी है, ठीक है। मिस्टेक हो गया है लिखने में, ये लकड़ी गिरने से है, ठीक है। देखिए खाद्य पदार्थों में भौतिक संकट तब उत्पन्न हो जाता है जब भैया उसमें लकड़ी गिर जाए, है ना, या फिर बाल गिर जाए, या फिर कीटाणु कोई गिर जाए, तो उससे जो है संकट उत्पन्न हो सकता है। तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो आप यहाँ पे जो है ये लड़की नहीं है, लकड़ी है, ठीक है। आगे देखिए, फीता क्रीम संक्रमण होता है। फीता क्रीम जो संक्रमण होता है वो सूअर के मांस खाने से, अगर कोई सूअर का मांस खाता है तो फीता क्रीम जो है संक्रमण हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, यज्ञमार्क भारत सरकार द्वारा किन पदार्थों पर चिन्हित किए जाते हैं? तो राइट आंसर है कृषि जनित खाद्यान्नों पर। आपको छोटा सा ट्रिक बता दें, यहाँ पे यज्ञमार्क लिखा है, ठीक है। और कृषि जो है, कृषि को एग्रीकल्चर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे एजी जो है यज्ञमार्क हो जाएगा, ठीक है। एग मार्क बोलते हैं, एग मार्क, ठीक है।
यहाँ पे देखिए एग मार्क हो जाएगा। तो एग मार्क में जो है एग से एजी से एग्रीकल्चर और मार्क मतलब चिन्ह होता है। तो जो भारत सरकार द्वारा जो ये एग मार्क से जो चिन्ह है जो अंकित किया जाता है वो कृषि जनित खाद्यान्नों पर किया जाता है। तो कृषि में एग्रीकल्चर यहाँ पे 2 अक्षर आप ले लेंगे तो आपका ये ट्रिक जो है आसानी से काम कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे लिखा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित किया गया था? 2006 में। डाटा है समझना होगा आपको। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय मानक के उदाहरण का चयन कीजिए। तो राष्ट्रीय जो मानक होता है इसमें बहुत सारे ऐसे जो है सामान होते हैं, उसमें जो है इस प्रकार से ISO फिर 9000 ऐसा जो है सिंबल बना होता है। ठीक है, ISO का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका पूरा नाम। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा रहता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे जानकारी के मुताबिक बता दें, यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत लिखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। ठीक है, 1995 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, मैंने आपको बताया था कि जो है विश्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड कहते हैं। व्यापार को क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। और संगठन को ऑर्गेनाइजेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में WTO कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। कहाँ पड़ता है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ये टॉपिक जो है WTO ये भूगोल में भी है। अगर आप भूगोल आपका सब्जेक्ट होगा तो आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, WTO जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा, WTO का मुख्यालय जिनेवा हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, या ऑप्शन यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 9 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के विषय में सत्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। WTO क्या करता है जरा इसमें देखेंगे। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, पहला पॉइंट। इसके बाद यह है इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते को लागू करता है। ठीक है, विश्व की बात हो रही है तो विश्व का मतलब ये होता है जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है ग वाला ऑप्शन, सदस्य देशों के व्यापार नीति संबंधी जो मुद्दे होते हैं उनकी सहायता करना, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसमें जो घ वाला है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। वर्तमान में CAC के सदस्य की संख्या 2017 में कितनी थी? तो जो है 189, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 189, 189।